काफ़ी सारी अपडेट्स आज आई हैं, काफ़ी सारी यूएस की तरफ से भी आई हैं और इंडिया की तरफ से भी। सबसे पहला अपडेट इन्फ्लेशन को लेके है और ये गुड न्यूज़ है, हमारे लिए अच्छी खबर है। इंडियाज रिटेल इन्फ्लेशन ईज्ड टू एन ओवर 8 इयर्स लो। पिछले 8 साल के निचले स्तर पे इन्फ्लेशन जा चुका है टू 1.55% इन जुलाई। जुलाई के अंदर में 1.55% पे रिटेल इन्फ्लेशन आ चुका है, जो कि आरबीआई का जो 2% से 6% का एक बैंड है कि आरबीआई का कहना है कि 2% से 6% के बीच में अगर महंगाई रहती है तो ग्रोथ भी अच्छा खासा ठीक ठाक सा रहेगा और महंगाई भी बहुत ज़्यादा नहीं रहेगी। तो यहाँ पे 2% से भी नीचे इन्फ्लेशन चला गया है। आरबीआई का प्रेडिक्शन था कि आने वाले क्वार्टर्स में जो है वो महंगाई थोड़ी सी बढ़ेगी, क्योंकि अगर महंगाई एकदम 2% से भी नीचे चली गई है, अब 1% पे और माइनस में अगर इन्फ्लेशन जाने लगे तब तो ग्रोथ ही बिल्कुल ठप हो जाएगी। तो 2 से 6% के बीच में रहेगी तो ग्रोथ और इन्फ्लेशन एक साथ चल सकेंगे, अच्छे ग्रोथ हो पाएगी अच्छे से। तो ये चीज है, तो देखते हैं आने वाले क्वार्टर में इन्फ्लेशन जो है वो बढ़ता है थोड़ा या नहीं। आरबीआई ने अपनी जो मैंने बात भी की थी मॉनेटरी पॉलिसी की जो मीटिंग हुई थी इसी अगस्त के महीने में, तो वहां पे उन्होंने इन्फ्लेशन को लेकर प्रोजेक्शन दिया था क्वार्टर वाइज। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं, ये जो 1.55% का नंबर है ये बहुत कम क्यों है। अप्रैल के महीने में, अप्रैल क्वार्टर में 3.16% था महंगाई और अभी कितना है 1.55%। तो क्वार्टर एंड क्वार्टर भी इन्फ्लेशन काफी गिरा है। और दूसरा, पिछले साल जुलाई 2024 में 3.54% था इन्फ्लेशन का नंबर और अभी इस क्वार्टर में 1.55 है। तो ईयर ऑन ईयर और क्वार्टर एंड क्वार्टर दोनों में ही महंगाई का जो नंबर है वो काफी गिरा है। 50 से ज्यादा इकोनॉमिस्ट्स ने जो पोल किया था उसके अंदर इनका जो अंदाजा था वो ये था कि जो इन्फ्लेशन है वो 1.76% तक रह सकती है। तो जो मार्केट एक्सपेक्टेशन थी महंगाई की उससे भी कम महंगाई रही है। अब देखते हैं मार्केट इसको कल पॉजिटिवली इसको लेके इम्पैक्ट कुछ होता है स्टॉक मार्केट के अंदर में या नहीं होता है। होना चाहिए थोड़ा बहुत, लेकिन इतनी सारी परेशानियां हैं कि ये सब का कुछ पॉजिटिव असर मार्केट में दिखता नहीं है। जैसे अगर कुछ परेशानी की बात करूं तो यूएस का इंडिया को लेकर जो परेशानी चल रहा है वो तो चल ही रहा है। अब यूएस मतलब ट्रंप बहुत ज्यादा बुली या फोर्स करने के चक्कर में, फोर्स करके अपनी बात मनवाने के चक्कर में टैरिफ तो लगा रहे, लेकिन ऐसा नहीं कि दूसरे देश पे ही सिर्फ उसका असर हो रहा है, अमेरिका के ऊपर भी इसका असर काफी देखने को मिला है। जैसे अगर हम बात करते हैं तो यूएस पोर्ट्स कवर्ड बाय एनआरएफ रिपोर्ट हैंडल्ड 1.96 मिलियन 20 फुट कंटेनर्स और its equivalent in June, which was down 8.4% year on year but up 0.7% इनमें। तो हो क्या रहा है कि जो इंपोर्ट्स हैं, जो अंदाजा लगाया जा रहा था एक्सपर्ट्स के द्वारा कि इंपोर्ट्स जितने गिरेंगे ये टैरिफ वाले माहौल के पूरे बाद, उससे ज्यादा और उससे ज्यादा तेजी से जो यूएस के अंदर में इंपोर्ट्स है वो गिर रहे हैं। तो मतलब ट्रेड घटता जा रहा है यूएस के अंदर में। नेक्स्ट अपडेट निकल के आ रही है, जो एनालिस्ट है वो इन्फ्लेशन को लेकर प्रिडिक्ट कर रहे हैं। जैसे यहीं पे विल हिट 3.2% ऑन ईयर इन दिसंबर अकॉर्डिंग टू द गोल्डमैन एनालिस्ट द सेड। ये जो 3.2% इन्फ्लेशन का नंबर है ये है फास्टर इन्फ्लेशन कहते हैं इसको, और फेड जो है वहां का जो सेंट्रल बैंक है अमेरिका का वो इसको देखता है इन्फ्लेशन के लिए। तो जो प्रेडिक्शन था पहले से जो कहा जा रहा था वो 2.4%, दे सेड अंडरलाइंग इन्फ्लेशन नेट ऑफ टैरिफ्स वुड बी 2.4%। तो टैरिफ अगर नहीं रहता तो 2.4% के आसपास इन्फ्लेशन का नंबर रहता। जून के महीने में 2.8% था और एक्चुअल नंबर जो आ सकता है दिसंबर के महीने में वो 3% से भी ऊपर चला जाएगा। तो 3-3.5% की महंगाई अगर हो जाए अमेरिका के अंदर में, ये तो बड़ी बात है, क्योंकि वो मतलब बड़ी सबसे बड़ी इकोनॉमी है दुनिया के अंदर में, बहुत ज्यादा डेवलप्ड है, एंड देन फिर भी 3-3.5-4% तक पहुंच जाए अगर इन्फ्लेशन उनको झेलना पड़े तो ये बहुत बड़ी चीज है। मतलब महंगाई बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी अमेरिका के अंदर में। तो लो इंपोर्ट्स प्लस हाई इन्फ्लेशन से अभी तो शुरुआत बस हुई है ना टैरिफ की, जैसे जैसे ये समय बीतेगा वैसे वैसे अमेरिका को ये चीजें झेलनी होंगी। और ट्रम्प को क्या फर्क पड़ता है, या जो गवर्नमेंट पे बैठ के ये सारी चीजें कर रहे हैं उनको कुछ इससे फर्क पड़ता नहीं है। उनको तो भाई सरकारी पैसा खाते हैं ना वो, उनको क्या फर्क पड़ता है, या फिर उनके पास पहले से बहुत पैसा है। अमेरिका के जो आम नागरिक है उनको भुगतना पड़ेगा इसका असर, महंगाई उनको झेलना पड़ेगा।
देखते हैं क्या करते हैं, अगली बार जब वोट देने की बारी आती है ट्रंप को देते हैं या नहीं देते हैं। इसके बाद ट्रंप साइंस ऑर्डर टू एक्सटेंड चाइना टैरिफ ट्रूस बाय 90 डेज। अब इंडिया के ऊपर टैरिफ लगा दिया 25% का, उसके अलावा 25% का पेनल्टी रसिया से हम तेल खरीदते हैं इसके लिए लगा दिया, जो कि 21 दिन में मतलब अगस्त खत्म होते होते वैलिड हो जाएगा। चाइना भी रसिया से बहुत ज्यादा हैवी इंपोर्ट करता है तेल, गैस, एनर्जी, सारी चीजों का, लेकिन चाइना के ऊपर जो 125% का टैरिफ टिट फॉर टैट लगा था उसको ट्रंप ने एग्जीक्यूटिव ऑर्डर साइन करके 90 डेज से डिले कर दिया। अगस्त चल रहा है तो मिड अगस्त में साइन किया है, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर के बाद जाके टैरिफ चाइना पे अगर लगेगा भी तो लगेगा एक्स्ट्रा वाला, नहीं तो नहीं लगेगा। समझ रहे हो? तो अभी ट्रंप बिल्कुल उल्टा, इस टर्म में ट्रंप मतलब अब की बार मोदी जी बोले थे ना अब की बार ट्रंप सरकार, तो बिल्कुल ट्रंप सरकार आई अब की बार, लेकिन बिल्कुल उलट सरकार आई है। इंडिया के साथ दुश्मनी और पाकिस्तान और चाइना के साथ दोस्ती, यही सीन हो रहा है। इंडिया और रूस के साथ दुश्मनी और चाइना और पाकिस्तान के साथ दोस्ती, लेकिन चाइना दोस्ती बिल्कुल नहीं करना चाह रहा है। चाइना अपनी तरफ, जब चाइना का ये जो टैरिफ वाला पूरा वॉर चल रहा था यूएस के साथ, तब भी उसने कहा था कि हम सब कंट्रीज को, इवन इंडिया को भी एक साथ आना चाहिए और ये जो टैरिफ का ये पूरा चक्कर चल रहा है इसका विरोध करना चाहिए। और जब अमेरिका ने इंडिया के ऊपर टैरिफ लगाया 50% का, फिर भी चाइना की तरफ से ऐसा कहा गया कि ये गलत हो रहा है, ये सही नहीं हो रहा है। तो ट्रंप या फिर मैं कहूं अमेरिका बहुत कोशिश कर रहा है पकड़ बनाने की अभी पाकिस्तान के अंदर में, और चाइना से भी मुझे लग रहा है रिश्ते ये सुधारने की कोशिश कर रहे हैं। अब पता नहीं सच में सुधारने की कोशिश कर रहे हैं या ट्रंप को कोई समझ नहीं सकता, आज वो कुछ कर रहे हैं कल वो कुछ और करने लगे। तो ये पूरी परेशानी चल रही है यहाँ पे अगर एक हम पोर्टफोलियो देख लेते हैं तो ये पोर्टफोलियो डेक्सी का है। हेलो भाई, आई एम 23 ईयर ओल्ड एंड आई हैव बीन इन्वेस्टिंग इन म्यूचुअल फंड फ्रॉम पास्ट 3.5 ईयर। 3.5 साल से इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। Been doing SIP 2000 in Axis Small Cap. Also did lump sum in Feb and March 2022. तो अगर Feb March 2022 में या फिर आप एक्सिस में अगर SIP करते आ रहे हैं तो अभी आप मार्केट गिरने के बावजूद में अच्छे खासे प्रॉफिट पे बैठे, मतलब अच्छा एक रिटर्न आपका जनरेट हो रहा होगा। फॉलोइंग फंड्स एक्सिस स्मॉल कैप एंड एक्सिस मिड कैप के अंदर इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं और कैनरा लार्ज कैप के अंदर कर रहे हैं और टाटा डिजिटल इंडिया फंड के अंदर कर रहे हैं। 4 फंड्स के अंदर कर रहे हैं। Now my goal is long term wealth creation. I want to invest for 15-20 years or maybe more. Definitely 23 एज है, आप कुछ नहीं करोगे, नॉर्मल जॉब भी करते रहोगे तो भी कितने 30-40 साल तक आप इन्वेस्ट कर सकते हो इजीली। मतलब 30-35 साल तो आराम से कर सकते हो। आगे भी अगर कोई ऐसा कैरियर हो गया या फिर कुछ बिजनेस वगैरह करोगे जहाँ से रिटायरमेंट की जरूरी होगी नहीं, पैसा आते रहेगा, तब तो मतलब इन्वेस्टमेंट ही लंबा इन्वेस्टमेंट चलेगा। I have decided that I will invest rupees 10,000 SIP in these funds, but I am still confused how many funds and what category funds should I invest in for my investment plan Axis Small Cap, Nippon Small Cap। मतलब चेंज कर रहे हैं, अब बाकी फंड्स को हटा रहे हैं, Axis Small Cap कंटिन्यू करेंगे और Nippon Small Cap कंटिन्यू करना चाहते हैं। I can handle risk and can be aggressive. I know I did investment in large cap fund before because I didn't have proper knowledge back then and was investing for the first time। देखिए कोई दिक्कत, कोई इशू नहीं है, लेकिन एक चीज क्या है जो मैं यहाँ पे आपको समझाना चाहूंगा, आपकी एज है अभी बहुत कम, ऐसे में आपको पूरा पैसा क्यों नहीं डालना चाहिए। पहले तो आप अपना फैमिली का थोड़ा देख ले कि क्या आपको जरूरत हो सकती है फैमिली को किसी गोल के लिए पैसा प्रोवाइड करने की या नहीं। अगर नहीं, अगर ब्रदर फादर इन सब का सपोर्ट है और आपको कुछ करना नहीं है, तब तो सिंपली 2 स्मॉल कैप फंड जैसा आप रख ही रहे हैं, इसके साथ एक मोमेंटम इंडेक्स फंड 500 मोमेंटम 50 या फिर मिड कैप 150 मोमेंटम 50, ये दोनों में से कोई एक, तो 3 फंड्स के साथ कंटिन्यू कर सकते हैं। लेकिन ज्यादा जो अप्रोच मेजॉरिटी में लोगों के साथ ये बेहतर अप्रोच होगा कि जैसे अभी 23 एज है, आप जॉब करेंगे, पैसा आएगा, आगे चल के आपको गाड़ी खरीदने की भी जरूरत होगी। इन सब गोल को लोग मिस कर देते हैं। हो सकता है आपको हर थोड़े टाइम पे वैकेशन के लिए कुछ पैसों की जरूरत हो सकता है, मतलब हो सकता क्या है, हर किसी को एक न एक टाइम पे अपना एक घर जरूर रखना चाहिए, खरीदना चाहिए। तो ये सब चीजें जो है वो गोल्स आपको अभी नहीं समझ में आ रही है, लेकिन ये गोल होंगे और रिटायरमेंट अपना तो है ही।
इसके अलावा आगे चल के जब शादी होगी, बच्चे होंगे, तो फिर जब बच्चे होंगे तो उनके लिए अलग से फंड रख सकते हैं, उसके लिए भी कोई दिक्कत नहीं है। तो अभी जो मुझे समझ में आ रहा है, एक तो मैंने बता दिया कि अगर ये सब इतना नहीं है, सिर्फ ज़्यादा से ज़्यादा वेल्थ क्रिएशन करना है, तो 2 स्मॉल कैप, 1 मोमेंटम इंडेक्स काफ़ी हो जाता है। लेकिन इस तरीके से अगर प्लानिंग करनी है कि हर मान लो 3-4 साल, 4 साल का एक टाइम रखते हैं, हर 4 साल पे आपको एक वैकेशन चाहिए अच्छा खासा पैसा वाला, तो वैसे में आप एक अच्छा मल्टी एसेट एलोकेशन फंड देखकर उसके अंदर इन्वेस्टमेंट कर सकते हो और उसमें से हर 4 साल पे पैसा निकाल के अपना वैकेशन कर सकते हैं। 7 से 8 साल में हो सकता है आपको गाड़ी खरीदने की, मान लो जब आप 23 के हो, 27 पहुंचते हो, 28 पहुंचते हो, 29 पहुंचते हो, मतलब डिपेंडिंग ऑन 7 साल में हो या 6 साल में हो, तो ऐसे में एज कम है, एग्रेसिव आप जाना ही चाहते हो, तो एक प्रॉपर मल्टी कैप फंड रख सकते हो जिसके अंदर लार्ज कैप भी रहेगा, मिड कैप भी रहेगा, स्मॉल कैप भी रहेगा, और 7 ईयर्स 6 ईयर्स के लिए अच्छा खासा आपको वहाँ पे पैसा वो जनरेट कर देगा, वो वहाँ से क्रिएट हो जाएगा। इसके अलावा अगर कोई और गोल ऐसा है जो कि 6, 7, 8 ईयर्स का है, तो वहाँ पे भी मिड कैप फंड या मल्टी कैप फंड ये सब रख सकते हैं। उसके बाद अगर अपना घर खरीदने वाला जो गोल होगा, वो तो भाई 15 साल तो कम से कम लगेगा उसमें, तो उसके लिए तो एक स्मॉल कैप काफ़ी ही होगा। और अगर जो अपना रिटायरमेंट है उसके लिए भी, वो भी 25-30 साल बाद ही होगा, तो उसके लिए भी स्मॉल कैप फंड है। तो इस अप्रोच के साथ भी आप जा सकते हो, क्योंकि सोचो कि आगे ज़रूरत होगी, और अभी ज़्यादा फंड्स इसलिए नहीं बढ़ाने हैं, जैसे ठीक है अभी आपको नहीं खरीदना है, लेकिन आगे चल के प्लानिंग हुई गाड़ी खरीदने की, तो एक फंड आप उसके लिए ऐड कर सकते हो। आगे चल के घर खरीदने की प्लानिंग हुई, उसके लिए एक फंड ऐड कर सकते हो। आगे चल के आपको अपने बच्चे के लिए इन्वेस्टमेंट करना होगा, तो उसके लिए भी फंड ऐड कर सकते हो। तो ये सारी चीज़ें सोचकर और उसके अकॉर्डिंग फंड सेलेक्ट करके इन्वेस्टमेंट करें, ठीक है। 3 साल, 4 साल, 5 साल, मतलब 3 से 5 के बीच के टाइम के लिए मल्टी एसेट ठीक रहता है। 5 से 6 साल, 7 साल, 8 साल के लिए फ्लेक्सी कैप, मल्टी कैप मिलाकर कर सकते हैं अपना। 8 से 10, 12 साल, उससे ज़्यादा है तो मिड स्मॉल मिला के अपना इन्वेस्टमेंट, मोमेंटम इंडेक्स मिला के इन्वेस्टमेंट कर लेना बेहतर ऑप्शन होगा। उम्मीद है इन्फॉर्मेशन हेल्पफुल होगी। कोई क्वेश्चन, क्वेरी है तो नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ लेना।